रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है बेसिकली 2005 की। 2005 के अंदर अमेरिकन नेवी अपनी कुछ नेवल एक्सरसाइजेस कर रही थी। इन एक्सरसाइजेस के अंदर अमेरिकन नेवी के साथ स्वीडन की नेवी भी जो है वो शामिल थी। अमेरिकन नेवी का यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहा था। अब आपको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ना, ये अकेले नहीं चलते। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ डिस्ट्रॉयर्स लेके चलते हैं, फ्रिगेट्स लेके चलते हैं, अटैक सबमरीन्स इनके साथ जो है वो पानी के नीचे चल रही होती हैं। क्योंकि इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर 4-5 हज़ार बंदा जो है वो हाउस किया हुआ है, 70-75 फाइटर जेट्स जो है वो इनके ऊपर रखे गए होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। पूरी की पूरी आप कह लें कि ये एक एयर बेस होती है। और इस एयर बेस की अपनी प्रोटेक्शन के लिए नेवी जो है वो इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स लेके चलती है। सबमरीन्स इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती हैं कि दुश्मन की कोई सबमरीन पानी के नीचे से इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो एनीवे 2005 के अंदर स्वीडन की एक गॉटलैंड क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ने अमेरिका के यूएसएस रोनाल्ड रेगन को निशाना बनाया और उसको मल्टीपल टॉर्पीडो हिट्स के जरिए से जो है वो तबाह करने की कोशिश की। आपको पता है कि एक्सरसाइजेस के अंदर ये मॉक अटैक्स जो हैं वो किए जाते हैं और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये जो स्वीडन की सबमरीन थी गॉटलैंड क्लास, ये रेड जोन के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने एक एरिया मार्क किया होता है, एक इमेजिनरी लाइन उन्होंने कह लें कि मार्क की होती है कि इस एरिया के अंदर दुश्मन का कोई जहाज जो है वो नहीं आ सकता अनलेस के वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवा ले। दुश्मन की कोई सबमरीन जो है वो इस एरिया के अंदर नहीं आ सकती। और अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं करवाता तो फिर अमेरिका के ये जो दूसरे जहाज इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये जो स्वीडन की सबमरीन थी ये उस रेड जोन के अंदर दाखिल होती है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मल्टीपल टॉर्पीडो से जो है वो फायर करती है। मॉक फायर होते हैं डेफिनेटली, एक्चुअल फायर तो नहीं होते। और उसके बाद ये वहां से भाग भी जाती है। और जितने भी ये अमेरिकन शिप्स होते हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो इस सबमरीन को ढूंढने में नाकाम रहते हैं। अमेरिका की जो अटैक सबमरीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जा रही होती है वो इस सबमरीन को ढूंढने में नाकाम रहती है। इसमें मजे की बात यह है कि जब एक सबमरीन टॉर्पीडो फायर करती है तो वो बेसिकली अपनी लोकेशन जो है वो दे देती है। तो जब स्वीडन की सबमरीन ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर टॉर्पीडोज फायर करने के लिए टॉर्पीडो ट्यूब्स को ओपन किया तो आप समझे कि उसने अपनी लोकेशन जो है वो रिवील कर दी। इवन देन अमेरिकन जो है वो उसको नहीं पकड़ सके और स्वीडन की सबमरीन ने अपने टॉर्पीडोज जो है वो फायर किए। लेकिन फायर करने के बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और इतनी देर के अंदर जो अमेरिकन सबमरीन थी या जो अमेरिका के जो शिप्स थे वो उसको लोकेट नहीं कर सके और वो वहां से बच निकलने में कामयाब रही। ये वाकया अमेरिकन नेवी के लिए इंतहाई डिमोरलाइजिंग था। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो टास्क फोर्स उसके साथ चल रही होती है उसके लिए इंतहाई एम्बेरसिंग था। एक छोटी सी सबमरीन जो कि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है वो उस एरिया के अंदर आती है, इतने ज्यादा डिफेंसेस को तोड़ती है, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर टॉर्पीडोज फायर करती है और फिर भी अमेरिकन नेवी जो है वो उसको नहीं पकड़ सकती। अब एक ये जो गॉटलैंड क्लास की सबमरीन है आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन $100 मिलियन की उस वक्त जो है वो स्वीडन ने तैयार की होगी। आज $100 मिलियन का एक F-35 जहाज नहीं आता। F-35 जहाज भी $100 मिलियन से आप कह सकते हैं कि महंगा। तो अमेरिकन नेवी के लिए ये एक इंतहाई फिक्र वाली बात थी कि इतने ज्यादा सेंसर्स की मौजूदगी में जो उनके शिप्स के ऊपर लगे हुए थे, जो उनकी अटैक सबमरीन के ऊपर लगे हुए थे, ये स्वीडन की सबमरीन किस तरह से बच निकलने में कामयाब रही। वेल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो गॉटलैंड क्लास की सबमरीन थी ये ऐसी सबमरीन थी जिसने उस वक्त एक ऐसा इंजन और एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की थी जिसको हम स्टर्लिंग इंजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस स्टर्लिंग इंजन टेक्नोलॉजी को मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उस वक्त की जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हुआ करती थी। इंजन्स को चलाने के लिए उनको अपनी एयर कंज्यूम करनी पड़ती थी और जब वो एयर कंज्यूम करती थी तो उनको एयर लेने के लिए कुछ दिनों के बाद सरफेस के ऊपर आना पड़ता था। और जब सरफेस के ऊपर एक सबमरीन आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है और उसको आसानी से जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। इवन जब एक सबमरीन स्नॉर्कल भी बाहर निकालती है तो वो पकड़ी जाती है। अमेरिका की जो सबमरीन थी वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, उनको उस तरह से एयर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती और वो बहुत महीनों तक जो है वो पानी के नीचे रह सकती हैं और एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से ज़्यादा तेज़ी से जो है वो स्विम कर सकती हैं। तो अमेरिकन को बेसिकली ये मसला पड़ गया कि किस तरह से एक नई किस्म की सबमरीन जो है जो कि ऊपर भी नहीं आ रही पानी के, वो स्नॉर्कल भी नहीं कर रही और है भी वो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, उसको अपनी बैटरीज को चार्ज रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
तो ये किस किस्म की सबमरीन है और किस किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर यूज़ की गई है कि ये सबमरीन इतनी देर पानी के नीचे रह रही है और ऑक्सीजन लेने के लिए उसको सतह समंदर के ऊपर नहीं आना पड़ा। तो इस वाक़े के बाद अमेरिकन इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने स्वीडन से ये सबमरीन जो है वो 1 साल के लिए लीज़ पे हासिल की और उसके अलावा 2-3 साल अमेरिकन नेवी इस सबमरीन के साथ जो है वो एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती रही और 2-3 साल ये गॉटलैंड सबमरीन जो थी इसने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाया और अमेरिकन जो थे वो फिर इस टेक्नोलॉजी को समझे। अमेरिकन ने इस सबमरीन की जो स्टेल्थ थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की और ख़ास तौर पे ये जो स्टर्लिंग इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था उसको बेसिकली उन्होंने समझा कि ये सबमरीन किस तरह से बहुत देर तक पानी के नीचे रहती है और इसको ऑक्सीजन लेने के लिए पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता। ये जो बेसिकली गॉर्डन क्लास सबमरीन है ये तकरीबन 200 फुट लॉन्ग थी। ये 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और ये दुनिया की पहली सबमरीन थी जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो रखा गया था। अब ये जो स्टर्लिंग इंजन है ना ये कोई नए नहीं थे। इन स्टर्लिंग इंजन को बेसिकली 1816 के अंदर एक बंदा था रॉबर्ट स्टर्लिंग उसने तैयार किया था और इस 1816 की टेक्नोलॉजी डेफिनेटली 1816 के अंदर जो इंजन तैयार किया गया होगा वो 1996 में तो यूज़ नहीं किया है स्वीडन ने, लेकिन उस इंजन की एक एडवांस फॉर्म उन्होंने अपनी इस सबमरीन के अंदर यूज़ की। गॉटलैंड सबमरीन थी ये इस तरह के 2 स्टर्लिंग इंजन इस्तेमाल करती थी और ये जो दोनों स्टर्लिंग इंजन थे ये लिक्विड ऑक्सीजन और हीट प्रोवाइड करते थे और ये हीट और लिक्विड ऑक्सीजन जो थी वो 75 वॉट के जनरेटर्स जो थे वो उनको चलाते थे और इन जनरेटर्स के ज़रिए से ये बैटरीज जो है ये चार्ज की जाती थी और इस सबमरीन को एक सुपर क्वाइट सबमरीन बनाती थी। इस सबमरीन की स्पीड जो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई थी। तो स्टेल्थ और स्पीड जब दोनों चीज़ें इस सबमरीन के अंदर जमा हो गई तो फिर स्वीडन को कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की ज़रूरत नहीं रही और आज ये टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं अब इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हुई हैं, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी भी है कि बहुत सी कंट्रीज़ अब ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यूज़ नहीं करती। बहुत ज़्यादा अरसे तक अपनी सबमरीन को पानी के नीचे रखना है फिर आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ही चाहिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का आज भी जो है वो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं इनसे भी आप अपना काम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं किसी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के मुकाबले में और उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली भी जो है वो डिमांडिंग नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।